हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ MEG 10 from 2010 to 2024 with key points, literary links and smart tips to help you score big. So let's get started. So here comes the first question and very important question. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा important question है, आप इसे देखो. What are the argument used by TB Macaulay in his minute on Indian education to advocate the introduction of इंग्लिश इन इंडिया? क्वेश्चन का ये मतलब है कि टीबी मैकॉली ने अपना साइड कैसे रखा ताकि वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सके. तो जो मैंने की पॉइंट्स दिया है इसे आप ज़रूर से नोट करिए. इससे क्या होगा कि आपको ये आंसर प्रिपेयर करने में, याद रखने में ईजी रहेगा. मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करना है अपने आंसर में. तो अब देखते हैं ये वीडियो कितना लॉन्ग होने वाला है. अगर 10 मिनट्स से ज़्यादा ये वीडियो हो रहा है तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगी. तो मुझे इनफैक्ट आइडिया नहीं है ये कितना बड़ा वीडियो होगा. तो फ्रेंड्स, मैकॉली का मिनट सिर्फ एक एजुकेशन प्लान नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था. उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा क्लास प्रिपेयर करेंगे इंडिया का, इंडियंस का, जो दिखने में तो इंडियंस रहेंगे लेकिन वो सोच में ब्रिटिश होंगे. तो उनका जो ये फेमस लाइन था वो था इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट. और इनका सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन था A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ज़रूर लिखना कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ जिसमें सारे बुक्स रखे हैं, उसका कंपैरिजन इंडिया के और अरेबिया के पूरे एंटायर लिटरेचर से किया गया है और बोला गया है कि वो ज़्यादा बेटर है यूरोपियन के लाइब्रेरी का सिंगल शेल्फ. तो यहाँ पे इसने इंडिया के कल्चर को यूरोपियन के एक सिंगल शेल्फ से कंपेयर किया है, यूरोपियन के लाइब्रेरी के सिंगल शेल्फ से कंपेयर किया है और इंग्लिश को सुपीरियर बताया और इंडियन लैंग्वेज को इन्फीरियर. उसका फोकस था वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को इंडिया में लाना, लेकिन इसलिए नहीं ताकि वो इंडियन का भला कर सके, बल्कि वो ऐसा क्लास तैयार करे, ऐसा ग्रुप इंग्लिश स्पीकिंग का तैयार कर सके जो ब्रिटिश के काम आए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकॉलीज मिनट वाज अ टूल ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोल, क्रिटिकली एग्जामिन. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैकॉली का मिनट था वो एक हथियार की तरह कैसे यूज़ हुआ, एक टूल की तरह कैसे यूज़ हुआ कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सके. तो मैकॉली का मिनट एक्चुअली में एक प्लान था. यू कैन कॉल इट एज अ कंट्रोल सिस्टम. ब्रिटिश अपने इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाह रहे थे जो उनकी बातें बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करे. क्लर्क्स, टीचर्स, ऑफिसर्स, ये सभी लोग इंग्लिश ट्रेंड हो और सभी के सभी ब्रिटिश क्राउन के लॉयल हो. We can call it as a kind of cultural colonization. In fact, they also used English literature to keep Indians away from their own history. So yes, Macaulay's Minute wasn't neutral. It was a tool to mentally colonize Indians. Then next question is, what is the contribution of social reform movements to institutionalization of English studies? तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इंग्लिश स्टडीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए सोशल रिफॉर्म का क्या contribution था. Now, what do you mean by institutionalization? It means the process of something becoming an accepted or organized, especially within institutions like government, school, religion और laws. किसी भी चीज़ को एक फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. तो इंग्लिश स्टडीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो उसके पीछे सोशल रिफॉर्म का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो राजा राम जैसे रिफॉर्मर्स ने इंग्लिश को सपोर्ट किया. क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उनके लिए इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, एक मॉडर्न सोच थी. परसेप्ट्स ऑफ जीसस जैसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया जिसमें इंडियन और वेस्टर्न वैल्यूज़ को मिक्स किया गया था. इंग्लिश के थ्रू जो रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन रॉय, ये सब लोग जो है वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हुए, उनका रैशनल थिंकिंग बढ़ा और ये लोग इंग्लिश को सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एज अ टूल यूज़ किए. तो हम कह सकते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंग्लिश स्टडीज़ का एक मॉरल फाउंडेशन दिया. देखो, ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? अपने फ़ायदे के लिए, ताकि जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन कर सके और अपनी बात उनको ईजिली एक्सप्लेन कर सके. और जो रिफॉर्मर्स थे वो लोग इंग्लिश को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए, इसलिए चाहते थे कि सबको आना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं वो
जो ये ब्रिटिशर्स थे या फिर जो भी यूरोपियंस थे उनके परसेप्शन को समझे और ये समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उनकी बुक्स को पढ़ें. सो इंग्लिश हेल्प्ड स्प्रेड द आइडियाज ऑफ रैशनलिज्म, इक्वालिटी एंड reform. The next question, trace English journey from colonial language to elite cultural capital in India. So what is elite? Elite means group of people who are considered as a classy or powerful, इंटेलेक्चुअल. तो क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश की जर्नी बताना है, एक कॉलोनियल लैंग्वेज से लेके ये एक स्टेटस सिंबल कैसे बन गया. तो इस आंसर में पहले आपको इसकी शुरुआत लिखनी है, मतलब मैकॉली की मिनट्स के बारे में लिखना है, रिफॉर्मर्स के बारे में लिखना है जिन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, सपोर्ट किया, उसके बारे में लिखना है. और इसके बाद लिखना है कि फ्रीडम के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी इंग्लिश जो है वो इंडिया में ही रह गई. अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए वाली बात है, क्योंकि अब इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिकल हो गई थी, मतलब फंक्शन में आ गई थी. जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज़, इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, ये सब जगह इंग्लिश का यूज़ होने लगा और धीरे धीरे इंग्लिश बन गया एक सक्सेस और क्लास का सिंबल. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, फॉरेन जॉब्स, ग्लोबल एक्सपोजर्स, सब कुछ लिंक्ड हो गया इंग्लिश के साथ. और फिर आए राइटर्स जैसे कि आर.के. नारायणा, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय. इन्होंने इंग्लिश में लिखकर इंडिया को दुनिया से कनेक्ट कर दिया. तो ये लैंग्वेज सिर्फ कॉलोनियल टूल नहीं रहा, अब ये एक कल्चरल कैपिटल बन गया. और अब जिसके पास इंग्लिश है उसके पास एक्सेस है, कहाँ का? जॉब, स्टेटस एंड ग्लोबल आइडेंटिटी. Okay, now next question is, discuss Hindu College role in bringing Derozio to prominence. Illustrate from his work. So friends, Derozio began his journey as a teacher at Hindu College. ये हिंदू कॉलेज में पहले एक टीचर थे. देन ही इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स डीपली एंड सून बिकेम द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट. हिज फेमस पोम टू इंडिया माई नेटिव लैंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोम इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट पोम था. ये पोम एक्चुअली इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात करता है और कॉलोनियल रूल को strongly criticized किया है. Derozio didn't use English poetry just as a literary form. He turned it into powerful medium of patriotism. And Hindu College became the platform that gave voice to his ideas. Is Matangini's transgression justified in Rajmohan's wife? Are there contradictory signals? So transgression means violating law. ठीक है, जो भी नियम कानून है उसके खिलाफ हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन. सो मातंगिनी डिफाइज सोशल नॉर्म्स बाय डिजायरिंग अनदर मैन. तो मातंगिनी यहाँ पर ऐसे प्रोटोगनिस्ट है, ऐसे हीरोइन है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ी है, सोसाइटी के रूल्स को तोड़ी है और किसी और आदमी के लिए उसके मन में फीलिंग्स आई है. तो ये बहुत बड़ी बात अब नहीं है, लेकिन उस टाइम के सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात थी. सो शी इज शोन एज अ बोल्ड येट पनिश्ड बाय नरेटिव साइलेंस. लेकिन स्टोरी में ये अभी तक कंफ्यूजन है कि ये जो स्टोरी है, जो नरेटिव है, उसके इस बोल्डनेस को सपोर्ट की है या उसे पनिश की है, या मतलब उसको क्रिटिसाइज की है. राइटर ने एक तरफ प्रोग्रेसिव सिग्नल दिया है तो दूसरी तरफ सोशल कंट्रोल भी दिखाया है. ओके, सो टेक्स्ट ऑफर्स बोथ सिंपैथी एंड moral judgment, and that's why this question is important from both the angle feminism and patriarchy. तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको मातंगिनी के कैरेक्टर स्केच को भी बताना पड़ सकता है. तो अगर आप एक आंसर फ्रेम करेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, जहाँ पे आप मातंगिनी के ट्रांसग्रेशन एटीट्यूड को भी बता रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को भी बता रहे हैं, तो आप 2 क्वेश्चन के लिए एक साथ प्रिपेयर हो रहे हैं. तो राजमोहन वाइफ से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मोस्ट रिपीटेड जो है ना वो बताया है. तो इसके अलावा क्या हो सकता है? हाउ डज द नॉवल क्रिटिक पैट्रियार्की? सो हियर यू कैन राइट अबाउट राजमोहन्स अब्यूज as well as Madhav's hypocrisy. Then why did बंकिम write in English? तो उनका पहली बात तो बैकग्राउंड ही वैसा था, उनका एजुकेशन ही वैसा हुआ, और इसके अलावा सबको पता ही है कि ये एक स्टेटस सिंबल था इंग्लिश लैंग्वेज. एंड ऑल्सो ही रोट टू क्रिटिसाइज कोलोनियलिज्म. देन नेक्स्ट इज द प्लॉट टू मेलोड्रामेटिक? तो हो सकता है ये मेलोड्रामेटिक है, कुछ अनरियलिस्टिक ट्विस्ट भी इसमें आया है, जैसे कि एक सीक्रेट लेटर मिला है, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है. तो ऐसे कुछ सीन्स जो आपको भी लगे कि अनरियलिस्टिक है, तो वो सारे सीन्स को आप मिक्स करके यहाँ पे एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन तोरू दत्त बी कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर? रिफर टू एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. आपने तोरू दत्त के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि इतने कम एज में इतना अच्छा लिखती थी, और
इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में कमाल का ग्रिप था इनका, और बहुत ही कम एज में इनका डेथ भी हो गया था। आई थिंक शी वॉज अराउंड 21, और इतने कम एज में इन्होंने कई सारे वर्क को अपने लिखा था। तो हाँ, तोरू दत्त इंडिया की पहली इंग्लिश वुमेन राइटर मानी जाती है। उनका कलेक्शन है एंशिएंट बैलेड और लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये इंडियन स्टोरीज को एक वेस्टर्न पोएटिक स्ट्रक्चर में बताता है। सीता, सावित्री, प्रहलाद, ये सब इंडियन फिगर्स उनके पोम में अपीयर होते हैं, लेकिन एक इंग्लिश बैलेड में। तो तोरू दत्त एक कल्चरल ब्रिज बन गई थी, एक यंग मॉडर्न इंडियन वुमन जिन्होंने वर्ल्ड को बताया कि इंडियन स्टोरीज इंग्लिश में भी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट माइकल मधुसूदन दत्त। व्हाई डिड दत्त स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली? एनालाइज्ड मेघनाद बध काव्य। So Michael Madhusudan Dutt began writing in English because he believed it was a global language of prestige and recognition. इनको लगा कि ये जो इंग्लिश है बहुत ही प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है, इसलिए वो इंग्लिश में लिखना शुरू किए। लेकिन उनको इतना सक्सेस नहीं मिला जितना वो सोचे थे। Then he realized that the best way to express his culture and stories was through his own language, and that is Bengali. And that is when he wrote Meghnad Vaz Kavya, where he reimagined Meghnad, the son of the Ravana from the Ramayana, as a tragic hero. So in this epic poem, he used blank verses, means blending Western literary form with Indian mythological content. So his shift from English to Bengali was a powerful statement that true creativity comes when we stay connected to our रूट्स। ठीक है, जब हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं, अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेटिवाइजेशन। सो व्हाट डज नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश मीन्स? गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम राजा राव और आर के नारायणा। तो नेटिवाइजेशन का क्या मतलब है कि इंग्लिश को अपने कंट्री, अपने कल्चर के हिसाब से ढालना। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंग्लिश की ग्रामर और वोकैबुलरी तो होती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन, स्टाइल और फ्लेवर है वो इंडियन होता है। सो राजा राव कांतापुरा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। द होल नॉवेल फील्स लाइक एन ओरल स्टोरी टेलिंग सेशन। फ्रेजेस लाइक says he or you see reflect the rhythm of Indian speech patterns. Similarly, R.K. Narayan portrayed small town India through Malgudi using simple and locally influenced English. आप में से कईयों ने पढ़ा होगा मालगुडी डेज। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, एकदम ही इंडियन टच उसमें है। सो दिस प्रोसेस मीन्स नेटिवाइजेशन showed that English is not just a British language, it can belong to us too. Okay, the next question is, what are the salient features of Dalit writing refers to Valmiki's Juthan? So Dalit literature is a powerful voice that for the first time brings the stories of the oppressed to the center. ठीक है, दलित लिटरेचर पहली बार ऐसा है कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो सताए हुए लोग हैं या फिर जो लो कास्ट के लोग हैं, उनके बारे में लिखा गया है और वही लोग ने लिखा है। For example, Valmiki's Juthan. It is an autobiography in which he writes about the humiliation he faced due to caste. Dalit writing is emotional and political as well, but above all, it is a form of resistance literature. It openly challenges ideologies like Brahminical purity and social hierarchy. The language is raw, not polished or literary, but direct, real and unapologetic. तो इस टाइप का जो लिटरेचर है वो एक नया कैनन क्रिएट करता है। ओके, दिस काइंड ऑफ लिटरेचर क्रिएट्स अ न्यू कैनन, वन वेयर पावर स्पीक्स फ्रॉम मार्जिन्स, फ्रॉम बॉटम अप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो सिर्फ 10 मिनट का ही बनाऊंगी, इनफैक्ट 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।